हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 21 मार्च 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 27 मार्च 2021 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। 22 मार्च से 26 मार्च तक एग्जाम्स नहीं हुए थे, ठीक है। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, कह रहा है इसको भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, यहाँ पॉइंट के बाद 6 आते रहा है। इसका मतलब पॉइंट के बाद ये 6 का क्या हो रहा है, रेकरिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.6 और उस पर रेकरिंग का साइन देंगे। इसको फ्रैक्शन में बदलना आसान है। यहाँ पर 6 है तो 6 लिखेंगे और नीचे यहाँ पर 6 का रेकरिंग हो रहा है, यानी कि पॉइंट के बाद एक अंक का रेकरिंग हो रहा है, तो नीचे एक बार 9 देंगे। और इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में। तो 2/3 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1 रुपये में 32 की दर से रबर बैंड बेचने पर किसी व्यक्ति को 40% की हानि होती है। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने रबर बैंड बेचने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 रुपया में 32 की दर से वो बेच रहा है, तो एक रबर बैंड का जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा। 1 रुपया को ये 32 जो क्वांटिटी हमारे पास उससे डिवाइड करेंगे, ये एक रबर बैंड का विक्रय मूल्य निकला। और इस मूल्य पर बेचने पर व्यक्ति को 40% का हानि हो रहा है। इसका मतलब रबर बैंड कितना में बिक रहा है, 40% का हानि हो रहा है, तो इसका मतलब 60% में बिक रहा है, ठीक है। तो ये जो 1/32 आया है ये 60% का वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए 60% का ये वैल्यू है। अब इसको चाहिए 20% का लाभ। देखिए 20% का लाभ जब चाहिए तो वस्तु को बेचेगा कितना में, 120% में, क्योंकि 100% तो हमारा कॉस्ट प्राइस है, उसमें इसको 20% का लाभ भी चाहिए, तो कुल मिला के इसको कितना में बेचना पड़ेगा, 120% में। तो हम लोग 120% का यहाँ पर वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है। इसको कटाएंगे 2 बार में, 2 से कटाएंगे 16 बार में, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 1/16। कहने का मतलब है कि 1 रुपया में 16 की दर से वो बेचेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, यही इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते। ए जितना कार्य 2 दिन में पूरा कर सकता है, बी उतना ही कार्य 3 दिन में पूरा कर सकता है, और बी जितना कार्य 4 दिन में पूरा कर सकता है, सी उतना ही कार्य 5 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। देखिए इस स्टेटमेंट से हम लोग ए, बी और सी का कार्य क्षमता यानी कि इफिशियंसी आराम से निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए ए का 2 दिन का काम बराबर है बी के 3 दिन का काम, तो उसी तरह से हम लोग लिख देंगे, यानी कि 2 है, ए का 2 दिन का काम बराबर बी का 3 दिन का काम, यानी कि 3B। और आगे बी का 4 दिन का काम, यानी कि 4B बराबर सी का 5 दिन का काम, यानी कि 5C। यहाँ से ए बी का आएगा, यहाँ से बी सी का आएगा। देखिए बी को इस तरफ लाएंगे तो A/B बराबर 3/2, और यहाँ से बी सी को इस तरफ लाएंगे तो B/C कितना हो जाएगा, 5/4। दोनों का रेशियो निकल चुका है, लेकिन यहाँ बैलेंस नहीं है। देखिए बी का 2 है, यहाँ पर बी का कितना है, 5 है, यानी कि रेशियो बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वाला 5 से यहाँ गुना कर दीजिए, इसमें जब नीचे किए हैं तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और ये वाला 2 से यहाँ गुना कर दीजिए, जब ऊपर किए हैं तो नीचे भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना हो गया, ये 5×3 = 15 हो गया, और यहाँ पर 5×2 = 10 हो गया, और इसका कितना हो गया, 5×2 = 10 ऊपर, नीचे 4×2 = 8 हो गया। अब ये बैलेंस है, बी का यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि ए अकेले किसी कार्य को 22 दिन में करता है, तो यहाँ से टोटल वर्क हम लोग निकाल सकते हैं। ए का एफिशिएंसी उठाएंगे 15 है, और इसको लगता है उस काम को करने में 22 दिन, तो 22 से यहाँ पर गुना करेंगे, ये टोटल वर्क है। अब आगे कह रहा है कि इस काम को ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में करेगा। तो तीनों का टोटल एफिशिएंसी इसको डिवाइड कर दीजिए, तो तीनों का टोटल कितना हो रहा है, 15 10 25, 25 8 33, तो 33 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में, 3 से 5 बार में, 5×2 = 10 दिन का जो है आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 285 और 1249 को विभाजित करने पर क्रमशः 9 और 7 शेष बचता है, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा होगा, वो होगा, पहले आप ये जो शेष बच रहा है इसको माइनस कर दीजिए, उसके बाद जो नंबर बचेगा उसका एचसीएफ होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। तो 285 में 9 माइनस करिए तो कितना बचेगा, 276। उसके बाद 1249 में 7 माइनस करिए तो बचेगा 1242। अब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वही इसका आंसर होगा। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना जरूरी नहीं है, आप ऑप्शन की तरफ भी देख सकते हैं कि इनका जो भी एचसीएफ होगा वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो 141 से तो ये नहीं कट रहा है, ये नहीं होगा आंसर। 140 में 7 है, क्या 7 से कट रहा है, 7×7 = 21, और ये 7 से नहीं कट रहा है। 13 है यहाँ पर, 130 में क्या ये 13 से कट रहा है,
ये 13 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये भी HCF नहीं होगा। इस तरह से आप ऑप्शन नंबर 1 आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। यदि ये सब दे रखा है तो इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, x बराबर a इंटू बी माइनस सी। तो यहाँ से a को हम लोग अगर लेफ्ट साइड ले आए तो क्या बनेगा, x बट्टा a बराबर b माइनस सी। देखिए x बट्टा a बना है जो कि यहाँ पर दे रखा है। उसी तरह से दूसरा वाला को भी करेंगे, इसमें b को लाएंगे तो y बट्टा b बराबर बनेगा c माइनस a। और तीसरा में c को लाएंगे तो z बट्टा c बनेगा हमारे पास a माइनस b। ठीक है, c को इस तरफ ले आए। अब देखिए आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर क्यूब के योगफल में अगर मान पूछे 3 पद दिया रहे तो समझ जाइए कि इन सब का योगफल 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग तीनों को जोड़ते हैं। यही हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। तीनों को जब आप जोड़ेंगे, देखिए c माइनस में है, यहाँ प्लस में कट जाएगा, a माइनस a प्लस b प्लस सब कट के क्या बन जाएगा, 0। यानी इन सब का योगफल 0 आया। कहने का मतलब है कि अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 रहे तो यहाँ से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, 3abc। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन सब का वैल्यू तो 0 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3abc में, यानी कि 3 इंटू ए हमारा हो गया x बट्टा ए, गुना b हो गया हमारा y बट्टा b, गुना c हो गया z बट्टा c। तो इनको जब गुना करेंगे तो 3xyz ऊपर आएगा, नीचे आएगा abc। तो यही इस सवाल का जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसका एक गुणनखंड 3675 है। ठीक है, देखिए यहाँ जो गुणनखंड दे रखा है वो बहुत बड़ा है, इससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि किस ऑप्शन का ये गुणनखंड है। तो देखिए यहाँ 3600 है और यहाँ पर सब 11000 के करीब है। तो हम लोग अगर इसमें 3 से गुना करेंगे तो 11000 के करीब पहुँच रहे हैं। 3 से गुना करके देख लेते हैं कि कौन सा नंबर आ रहा है। जब 3 से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 75 तिया 225 और यहाँ 10,800, तो 11,025 ऑप्शन नंबर 1 में है। यही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था। आगे बढ़ते। किसी मकान की ऊंचाई h है और क्षैतिज भूमि से 45 डिग्री के कोण पर मकान से टिकी हुई 5.2 मीटर सीढ़ी मकान के ऊपर जाने के लिए पर्याप्त होती है। मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि यह मकान है जिसका ऊंचाई h दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से एक सीढ़ी लगी हुई है मकान से, और ये सीढ़ी का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है, और सीढ़ी का लंबाई है 5.2 मीटर यहाँ पर दे रखा है। देखिए ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 ही होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री। अब देखिए 45 45 90 में क्या रेशियो होता है, 1/√2 का। ठीक है, तो यहाँ पर √2 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 5.2 मीटर। हम लोग को निकालना कितना, 1 का है, यही इसका हाइट है। तो सिंपल सा है, 5.2 को √2 से डिवाइड करिए और 1 से गुना करिए। तो यहाँ देखिए √2 बन रहा है तो आप ऊपर नीचे √2 से गुना करके इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। नीचे √2 गुना √2 2 बन गया, 2 से इसको काट देंगे 2.6, पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दीजिए, 2 से कटा दीजिए 5 बार में, 2 से कटा दीजिए 13 बार में। तो ये बन गया हमारा 13/5 और ये √2 पहले से है। तो ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में, ये जिसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। यानी एक वृत्ताकार जो है एक तार है और इसको एक स्क्वायर के रूप में यानी वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो ये कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो वायर है वृत्ताकार उसका त्रिज्या कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, और हम लोग जानते हैं कि अगर रेडियस 7 रहता है तो परिधि कितना हो जाता है, ये हो जाता है 44 सेंटीमीटर। और ये वृत्ताकार तार जो है इसी तार को स्क्वायर में मोड़ा गया है, तो दोनों का परिधि बराबर होगा। तो यहाँ से हम लोग ये जो वर्ग है इसका परिधि यानी कि 4a को बराबर कर देंगे ये 44 यानी वृत्त के परिधि के। तो यहाँ से 4 से कटाएंगे, 11 जो है आ गया वर्ग का भुजा आ गया। तो डायगोनल निकालना क्या होता है, √2a, तो √2a का वैल्यू कितना होगा, 11√2 हो जाएगा। ठीक है, 11 से गुना कर दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते। इसको हल करना है तो सिंपल सा यहाँ भाग है, देखिए इधर भी 25 हो रहा है और यहाँ पर भी 25 है, दोनों काट दीजिए, एक हो जाएगा। यहाँ पर 5 है, 5 गुना 1 5 प्लस 5 10 इस सवाल का जो है आंसर होगा। आगे बढ़ते। किसी वस्तु के 1/3 भाग को 15% के लाभ पर, 1/4 भाग को 20% के लाभ पर और शेष भाग को 24% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल अर्जित लाभ 62 रुपया है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो फ्रैक्शन दे रखा है इसके नीचे वाला का जो गुणनफल है उसको मान लेंगे हम लोग टोटल यहाँ पर वस्तु।
तो 3 और 4 है, तो 3 चौके 12, यानी मान लेते हैं 12 यूनिट का जो है ये वस्तु है, जिसमें कि 12 यूनिट का 1/3 भाग, तो पहला भाग जो होगा वो कितना होगा, 12 का 1/3 यानी कि 4 यूनिट होगा। दूसरा भाग कितना होगा, दूसरा भाग है 1/4, यानी 12 का 1/4 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। और तीसरा भाग कितना होगा, जो बच गया, टोटल 12 मान है जिसमें कि 4 3 7 इधर बट गया तो बचा कितना, 5, तीसरा भाग हो गया 5। अब पहला भाग बेचा है 15% के प्रॉफिट पर, दूसरा भाग 20% के प्रॉफिट पर, और तीसरा भाग 24% के प्रॉफिट पर। अब यहाँ पर हम लोग को निकालना होगा ओवरऑल इसको कितना परसेंट का प्रॉफिट है। उसके लिए आप गुना करके जो क्वांटिटी है इससे डिवाइड कर दीजिए। तो क्वांटिटी हमारे पास है कितना, 4 3 7 5 12, तो 12 से डिवाइड करना है किसको, गुना करिए सबको, 15 चौके 60, इधर हो गया आपको 20 तिया 60, और इधर हो गया 24 पंचा 120, यानी ओवरऑल इतना परसेंट का इसको प्रॉफिट है। आप सबको जोड़ के 12 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप अलग अलग कटा दीजिए, इसको 10 बार में, इसको 5 बार में, और 12 से इसको भी 5 बार में, तो 5 5 10 10 20% इसको प्रॉफिट आया है। जबकि रुपया में इसको कितना आया है, 62 रुपया, तो 20% जो है 62 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100% का वैल्यू निकालना। देखिए 20 का 5 गुना, तो इधर भी 62 का 5 गुना करेंगे तो 310 रुपया इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके व्ययों का अनुपात 5:3 है। यदि उनके में से प्रत्येक की बचत 2000 है तो उनकी आय का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ ए और बी है, इनका जो आय का रेशियो वो क्या है, 3:2 है, और व्यय का रेशियो 5:3 है, और दोनों जो बचत कर रहा है प्रत्येक कितना कर रहा है, 2000, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2000 दोनों का बचत है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके डिफरेंस लीजिए, इधर 9 इधर 10, अंतर आ रहा है 1 यूनिट का, और नीचे भी उसी तरह से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4000 का, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4000। क्या पूछ रहा है, उनकी आय का अंतर, आय का रेशियो में देखिए आय का अंतर क्या है, 3 और 2 का अंतर 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का ही निकालना है जो कि हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, तो 4000 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, एक पेड़ हवा से इसकी जड़ से कुछ ऊंचाई से टूट गया, टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा जिनकी लंबाई 10 मीटर है पेड़ की जड़ से 6 मीटर की दूरी पर भूमि को स्पर्श करता है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये जो है हमारा पेड़ है, ठीक है, और इस तरह से और ऊपर कर लेते हैं, यहाँ है पेड़, और यहाँ पर जो है ये पेड़ टूट चुका है, तो ऊपर वाला भाग इस तरह से मुड़ जाएगा, तिरछा हो जाएगा ऐसे, और ये ज़मीन से सट गया है। तो कह रहा है कि ये जो टूटा हुआ ऊपरी हिस्सा है उसका लंबाई कितना है, 10 मीटर, यानी ऊपर वाला ये हिस्सा 10 मीटर है, वही हिस्सा को यहाँ पर हम लोग मोड़े हैं तो ये हो गया 10 मीटर का लंबाई, और ये पेड़ के जड़ से और ये जहाँ भूमि को छूता है इसके बीच का दूरी है 6 मीटर, यहाँ सवाल में कह रहा है। तो पूछ रहा है कि पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या है। देखिए यहाँ पर यह समकोण है, यहाँ 10 है यहाँ 6, तो यह क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, इसमें 2 से गुना करके ये डेटा तैयार हुआ है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 8 है यहाँ से यहाँ तक, और टूटा हुआ भाग जो है ऊपर वाला उसका लंबाई है 10 मीटर, तो टोटल लंबाई कितना हो गया, 8 + 10 18 मीटर, तो 18 मीटर ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते, किसी वाहन को ओवरहॉलिंग से पहले प्रत्येक 90 दिन पर 5/6 आवर के सर्विस टाइम की आवश्यकता होती है, जबकि ओवरहॉलिंग के बाद इसे प्रत्येक 120 दिन पर 5/6 आवर के सर्विस टाइम की आवश्यकता होती है। बाद वाले मामले में ओवरहॉलिंग से पहले लगने वाले सर्विस टाइम के कितने हिस्से की बचत होती है। ठीक है, देखिए यहाँ बाद वाले मामले में पूछा जा रहा है, तो देखेंगे कि बाद वाला मामला में 120 दिन में 5/6 आवर लगता है, जबकि पहले वाले कंडीशन में इसको 90 दिन में ही 5/6 आवर लगता है। तो ये दूसरे कंडीशन के अनुसार यहाँ पर 90 दिन में इसको कितना टाइम लगेगा वो हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए सिंपल सा आपको करना क्या है, देखेंगे यहाँ 120 दिन में इसको कितना लग रहा है, 5/6 आवर, और हमें चाहिए कितना, 90 दिन का। तो 120 का 90 कितना है, ये 3/4 है। ठीक है, 3/4, तो दोनों तरफ आप 3/4 से गुना कर देंगे। तो यहाँ देखिए 4 से कटाएंगे इसको 30 बार में, 30 या 90 आ गया। 90 दिन में ये कितना लग रहा है, इसको आप गुना भी कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। 5/6 गुना 3/4, देखिए 5/6 ये पहले कंडीशन का ही टाइम है, लेकिन दूसरा कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग निकालें तो 90 दिन में इसको कितना लग रहा है, 5/6 का 3/4 आवर, यानी जितना समय पहले लग रहा था उसका 3/4 समय ही इसको अभी लग रहा है दूसरे कंडीशन के अकॉर्डिंग, यही इसका बचत है। तो कितना का बचत है,
3/4 लग रहा है, इसका मतलब 1/4 का बचत है, तो 1/4 ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते। एक बेलनाकार खंभे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 66 मीटर स्क्वायर है और इसका आयतन 231 मीटर क्यूब है। इसकी त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ दोनों का रेशियो ले लीजिए आप, आयतन और वक्र पृष्ठ का। तो आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। आयतन दे रखा था 231 और क्षेत्रफल है 66। एच एच कट जाएगा, आर से आर को काट दीजिए, पाई से पाई को काट दीजिए, 2 से 33 काट दीजिए, ठीक है। और यहाँ से इसको काट देंगे हम लोग 11 तिया ये 21 बार में, ठीक है। उसके बाद 3 से ये कट जाएगा 7 बार में। तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 7। यही इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आंकड़ों की माध्यिका 63 है, तो एक्स का मान याद कीजिए। देखिए टोटल कितने इसमें डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। यानी यहाँ पर जो है सम है, सम है तो बीच वाला 2 पद का एवरेज जो है माध्यिका होगा। तो बीच वाला 2 पद कौन सा है, इधर से 4 पद छांटिए, इधर से 4, तो बीच वाला ये दोनों है, एक्स और एक्स प्लस 2। तो दोनों का माध्य निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, एक्स एक्स, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का 2, और इस 2 से डिवाइड करेंगे तो माध्य आएगा, जबकि माध्य कितना दे रखा है, ये माध्य, ये जो इसका माध्य निकला यही इसका माध्य का होगा पूरे डेटा का। माध्य का हमारे पास कितना है, 63 है, तो 63 बराबर कर देंगे। तो यहाँ से दो दो अलग अलग काट दिया आप यहाँ से, और ये कट जाएगा एक बार में, तो x प्लस 1 आया यहाँ से वैल्यू, x बराबर कितना होगा 63, और 1 माइनस हो जाएगा तो 62, ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते। इसका एचसीएफ निकालना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पॉइंट में भी यही इसका आंसर होगा, इसी से जो है तीनों डेटा कट रहा है और पूर्णांक में कट रहा है, ठीक है। तो एचसीएफ इसका ये हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करिए, इसका फ्रैक्शन में बदल लीजिए, यहाँ पर नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो ऊपर वाला का एचसीएफ ले लीजिए, तो कितना आएगा एचसीएफ, 15 आ जाएगा, और नीचे वाला का एलसीएम, नीचे 10 और 100, दोनों का एलसीएम 100 आ जाएगा। 100 से 15 को फिर से डिवाइड करिए, तो 0.15 इसका एचसीएफ होगा, ठीक है। आगे बढ़ते। यदि सबका वैल्यू है तो इसका मान निकालना, तो वैल्यू रखेंगे, टी का कितना है 28, 28 भाग एन है, एन का वैल्यू 4 है तो नीचे 4 दे देंगे, गुना एल कितना है, एल है 5 प्लस के है 8, 4 से 7 बार में 7 बजे 35 8 43 इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते। एक कार 300 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता है। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं, आपको पता होगा। यहाँ पर चाल में परिवर्तन है और समय का अंतर दे रखा है, तो d बराबर हो जाता है S1 इंटू S2, नीचे हो जाएगा S1 माइनस S2 गुना टाइम, यानी डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, ठीक है। तो d यानी दूरी दे रखा है हमारे पास 300, बराबर S1 कितना है, S1 यहाँ नहीं है स्पष्ट, मान लेंगे x है, तो x गुना यहाँ 5 का वृद्धि किया जा रहा है, तो इसका S2 क्या बनेगा, x प्लस 5। अगर इसका मूल स्पीड x माने है तो यहाँ पर 5 का वृद्धि हो रहा है, तो दूसरा स्पीड क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा। नीचे इन दोनों का डिफरेंस 5 ही आएगा डिफरेंस, और गुना डिफरेंस ऑफ टाइम, कितना का टाइम है यहाँ पर, 2 घंटा कम समय लग रहा है, तो यही इसका डिफरेंस है। 2 से इसको कटा दीजिए 150, 5 इधर गुनाम हो जाएगा, तो 750 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब यहाँ x का वैल्यू अब ऑप्शन से पुट कर दीजिए, यहाँ 25 अगर रखेंगे तो 25 गुना 25 5 30, देखिए 25 दिया 75, यानी 750 आ रहा है दोनों तरफ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बढ़ते। एक व्यक्ति ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित राशि उधार दी। 8 वर्ष में प्राप्त ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 340 रुपये कम होती है। उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि राशि हमारा कितना है, 100 है, 100 है, तो 4% की दर से आप बताइए कि 8 वर्ष में इसको कितना ब्याज मिलेगा, 8 चौके 32%। अगर 100 यूनिट हम लोग अगर मूलधन माने हैं तो इसको 32 रुपया का ही यहाँ पर ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर ब्याज, मूलधन और ब्याज में कितना का अंतर है, यानी ब्याज जो है मूलधन से कितना कम है। अगर 100 में 32 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 68 मिलेगा, जबकि यहाँ देखें तो 340 रुपया कम है, तो ये 68 यूनिट का वैल्यू ही 340 रुपया है। तो ये कितना गुना है, 5 गुना। तो राशि पूछ रहा है, यानी कि 100 माने हैं तो 100 का भी 5 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 500, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते। अगर मान लीजिए किसी रेल मार्ग पर टेलीग्राफ के खंभे एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभों को पार कर लेगी, ठीक है।
देखिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे दूरी कि ये ट्रेन द्वारा 4 घंटे में कितना दूरी कवर किया गया। सिंपल सा है, 45 इसका स्पीड है और 4 घंटा टाइम है, तो 45 गुना 4 कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर। और यहाँ जो खंभे का दूरी है मीटर में दे रखा है, तो इसलिए हम लोग इसको भी मीटर में बदल लेते हैं। तो 1000 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 1,80,000 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपको एक चीज़ समझनी है कि दो खंभे के बीच का दूरी कितना है 50 मीटर है। अगर यहाँ मान लीजिए एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, 3 खंभा हो गया। इन दोनों के बीच दूरी है 50 मीटर और इन दोनों की दूरी भी 50 मीटर। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ टोटल दूरी हो गया 50-50 100 मीटर, यानी इसको 2 से गुना करना पड़ेगा 100 मीटर निकालने के लिए। तो आप समझेंगे कि 2 से गुना कर देंगे तो 2 खंभे का बीच का दूरी निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 से गुना करेंगे तो 3 खंभा के बीच का दूरी निकल रहा है। यहाँ देखिए आप स्पष्ट है, पहला दूसरा तीसरा। यानी कहने का मतलब है जो भी दूरी है उसको ये गैप से डिवाइड करेंगे और प्लस का 1 करेंगे तो खंभों की संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे खंभों की संख्या हम लोग निकाल रहे हैं। टोटल दूरी है 1,80,000 मीटर। इसको ये जो गैप है 2 खंभों के बीच का उससे डिवाइड करेंगे और प्लस का 1 करेंगे। और प्लस का 1 क्यों किया है हम यहाँ पर समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 काट देते हैं। 50 से इसको 5 से इसको कटाएंगे, 5 या 15, 5 6 30 यानी 3600 आ गया, प्लस का 1 यानी कि 3601 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। एक किले में 150 पुरुषों के लिए 45 दिन की रसद सामग्री मौजूद है। 10 दिन बाद 25 पुरुष किले से चले गए। बची हुई सामग्री समान दर पर शेष पुरुषों के लिए कितने दिन चलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे सवाल में हम लोग बची हुई सामग्री जो है वो निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए बची हुई सामग्री कहाँ से पता चलेगा। 10 दिन बाद जो है 25 पुरुष चले गए हैं, तो 10 दिन तक तो सभी पुरुष मिलकर खाया है जितना भी यहाँ पर 150। और टोटल कितने दिन के लिए था खाना 45 दिन के लिए। 10 दिन तो ये लोग खा चुका है, उसके बाद ना ये चेंज हुआ है 25 पुरुष चला गया, तो बचा कितने दिन का था 45 में 10 दिन खाया तो बचा 35 दिन का, यानी कि बचा हुआ भोजन था हमारा 150 आदमी का 35 दिनों के लिए। यही भोजन हमारे पास बचा था। अब क्या हुआ है कि इस भोजन को कौन खाएगा। पहले पुरुष था 150, 25 जो है छोड़कर चला गया, तो बचा कितना 125 पुरुष, यही मिलकर खाएगा। कितने दिन तक खाएगा मान लेते हैं डी। निकाल लीजिए इसको, 25 से 5 बार में, 25 से 6 बार में, 5 से 7 बार में, यानी 6 7 42 दिन इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते। यदि पी एक अभाज्य संख्या है तो यह क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पी इनमें से किसे अनिवार्य रूप से विभाजित नहीं करेगी। ऑप्शन देखें तो क्यू है 2q² 3q। देखिए पी अगर क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी क्यू को भी विभाजित करेगी। आप समझ सकते हैं कि इस तरह से मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या पी 5 माने हम लोग और क्यू स्क्वायर क्यू मान लेते हैं। क्या मानेंगे आप मान लीजिए यहाँ पर 20, तो क्यू स्क्वायर कितना होगा ये हो जाएगा 400। तो देखिए पी जो है यानी 5 ये 400 को विभाजित कर रही है, लेकिन ये 20 को भी तो विभाजित कर रही है। ऐसा हर एक कंडीशन में होगा। तो देखेंगे कि क्यू यहाँ ये तो कटेगा ही, यहाँ क्यू स्क्वायर के साथ 2 गुना में है तो ये भी कटेगा। 3q है, क्यू यहाँ पर गुना में है तो ये भी कटेगा। यहाँ q+1 है, ये नहीं कटेगा, यह इसका आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, अगर ये q जिसका वैल्यू 20 लिया है, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 21 बनेगा, ये 5 से नहीं कट रहा है। दूसरा इस तरह से कोई भी विकल्प आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए का आवास यहाँ 3 है, कोई नंबर ये हो गया p का वैल्यू, q ले लीजिए, आप क्या ले लीजिए 6 ले लीजिए। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर हमारा बन जाएगा कितना 36। तो 3 से 6 कट रहा है, लेकिन 6+1 यानी q+1 नहीं कटेगा, 6 एक साथ बन जाएगा जो कि 3 से नहीं कटेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते, यदि x का ये वैल्यू है तो x का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ रूट में दोनों वैल्यू दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे जिससे हम लोग इस रूट को हटा सकें। तो ये तो हो गया x², तो राइट साइड क्या बना ये देखिए, ये पूरा हो गया हमारा a, ये पूरा हो गया b, यानी a+b का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ पहला पद यानी a, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा रूट हट जाएगा, तो बनेगा क्या हमारा 1 + √3/2। उसी तरह से b का स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा 1 - √3/2। a² + b² हो गया। अब क्या चाहिए प्लस का 2ab, यानी 2 × ab, इन दोनों का गुणनफल। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो ये देखिए आप रूट के अंदर ही गुना होगा, और क्या होगा यहाँ a + b और यहाँ पर a - b का फॉर्मूला लगेगा, यानी a² - b² यहाँ देंगे रूट के अंदर, यानी 1 - √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4। अब देखिए यहाँ इसको उड़ा दीजिए, बचा क्या 2।
और प्लस का ये यहाँ पर 2 है और रूट के अंदर से क्या निकलेगा 1 माइनस 3/4 करेंगे तो 1/4, 1/4 का वर्गमूल 1/2, यहाँ से भी 2 2 कट गया, क्या बचा 2 + 1 3, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू आया है 3, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा √3। यही सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते, दिए गए आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सिंपल सा सवाल है, इसको आरोही क्रम में लिखिए। सबसे छोटा नंबर 8 है, 8, उसके बाद आपको 10 है, 10 13, फिर है 15 16, उसके बाद 18, फिर 20 है आपको 2 बार, ठीक है। उसके बाद क्या है आपको 25 है 30 है, ठीक है, 25 है 30 है। अब यहाँ देखिए टोटल कितने हैं 4 4 8 2 10, यानी 10 फ्रैक्शन है यहाँ पर। सम है तो बीच वाला 2 पद का एवरेज जो है माध्य होगा, माध्यिका होगा। तो यहाँ पर ये दोनों पद हैं बीच में 16 और 18, इनका माध्य क्या होगा 17। ये जो माध्य है यही इसका माध्यिका होगा। ऑप्शन नंबर किसमें है 4 में। आगे बढ़ते, एक आदमी ने 30,000 की राशि का एक भाग 10% वार्षिक और शेष भाग 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया। 3 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में कुल 8,280 रुपये प्राप्त हुए। 10% वार्षिक दर पर उधार दी गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए किसके बारे में पूछ रहा है 10% वाला, तो 10% वाला को हम लोग तोड़ेंगे। देखिए प्रत्येक वर्ष पर चलिए, यहाँ 3 वर्ष का ब्याज ये है, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करना होगा 3 से इसको डिवाइड करिए तो कितना आएगा, ये आएगा आपको 27 और यहाँ पर यानी कि 2,760 रुपया 1 वर्ष का ब्याज है। अब यहाँ देखिए पहला पार्ट है 10% पर, दूसरा पार्ट है 8% पर। यहाँ लिख देते हैं पहला पार्ट है ये है दूसरा पार्ट। तो पहला पार्ट के बारे में पूछ रहा था, इसी को हम लोग तोड़ेंगे। अगर दूसरा पार्ट यानी 8% वाला पूछते तो इसको तोड़ते। तो 10% को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं 8% प्लस का 2%, इस तरह से। अब यहाँ देखिए 8% 8% दोनों में बराबर है, पहला पार्ट में ये 2% एक्स्ट्रा है। तो हम लोग जब दोनों में ये जो बराबर परसेंटेज है ये निकाल के देखते हैं कि टोटल मूलधन का वो बराबर परसेंटेज कितना आता है। तो यहाँ पर आएगा आपको 30,000 का, दोनों में 8 है तो 8% कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2,400 रुपया। जबकि यहाँ देखें तो 1 वर्ष में इसको कितना मिला है 2,760 रुपया, तो कितना अधिक है ये आपको 360 रुपया अधिक। ये किस कारण से अधिक आया है, ये पहला पार्ट का जो 2% हम लोग कैलकुलेट नहीं किए हैं, इसी कारण से ये 360 इसमें अधिक आ रहा है। यानी कहने का मतलब सीधा बात है कि पहला पार्ट का 2% वैल्यू 360 है, तो हम लोग इसको 2% का वैल्यू है तो 2% से डिवाइड करेंगे, 100% का निकालना है तो 100% से गुना कर देंगे, ठीक है। ये जो निकाल रहे हैं ये पहला पार्ट का है। तो 2 से इसको कटाइए 50 बार में कटेगा, 36 पंचे 180, उस पर 2 जीरो, यानी 18,000 जो है इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है और उसकी ऊंचाई आधी कर दी जाती है तो इस प्रकार बने नए बेलन का आयतन और मूल बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या परिवर्तन हुआ, त्रिज्या 2 गुना, तो यहाँ पर त्रिज्या जो है इसका 1 से 2 हो गया। 2 गुना मतलब क्या, अगर 1 मानेंगे तो 2 गुना होगा, 2 हो जाएगा। और ऊंचाई जो है इसका क्या हो गया है आधी कर दी गई है, तो ऊंचाई को 2 यूनिट मानेंगे तो इसका आधा 1 यूनिट हो जाएगा। अब बेलन के आयतन के लिए चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें पाई हमारा जो है कांस्टेंट है। डाटा निर्भर करेगा आर स्क्वायर इंटू एच पर, तो एच तो आया और आर का भी रेशियो है, तो आर स्क्वायर का रेशियो क्या बनेगा, अगर आर स्क्वायर का रेशियो हम लोग निकालें तो दोनों का ये सबका स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए आयतन का रेशियो निकालना है तो दोनों को गुना कर, यानी कि आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप कटा भी सकते हैं यहाँ से 1 2 काट दीजिए, बचा क्या 1:2, ये आ गया हमारा आयतन का अनुपात। अब इसमें जो है पहला वाला ये मूल बेलन है और दूसरा वाला जो है चेंजेस के बाद का आयतन है। तो मूल बेलन यहाँ लास्ट में है तो इसको उल्टाना पड़ेगा, ये 1 को लास्ट में देना पड़ेगा और ये 2 को पहले देना पड़ेगा। तो 2:1 जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, किसी षटभुज के अंतः कोणों के मापों का योग कितना होता है, ठीक है। देखिए मापों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n मतलब क्या, जितने भुजा है, तो षटभुज है तो 6 भुजा है, तो 6 - 2 कर देंगे तो 4 × 180, 4 × 180 कितना होगा 720, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर √2 + √5 का होल स्क्वायर है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 + 5 + 2 √10। अब यहाँ √10 का कुछ नहीं किया जा सकता है, और यहाँ ऑप्शन नंबर 3 और 4 में भी ये √5 का कुछ नहीं किया जा सकता है, यानी इसको हटा नहीं सकते आप। तो ये तीनों जो है अपरिमेय हो गया। बाकी जो बचा हुआ है ये हमारा परिमेय संख्या है,
इसको आप कैलकुलेट कर भी सकते हैं, ठीक है, आपका रूट पूरी तरह से हट जाएगा। आगे बढ़ते, यदि ये वैल्यू दिया है तो इसका मान निकालना। देखिए इसका आंसर 1 होता है, आपको याद रहना चाहिए फिक्स पैटर्न का। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई प्लस जेड है, तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों तरफ x जोड़ दें तो मिलेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का x बराबर राइट साइड हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x प्लस वन और इधर x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ से x प्लस वन को इस तरफ भेज दीजिए तो यहाँ हो जाएगा x और ये इधर भाग में आ जाएगा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर ये हो जाएगा 1/, नीचे ये हो जाएगा x प्लस वन, यानी x प्लस वन यहाँ जो दे रखा है इसका वैल्यू हमारा ये आया है अगर इसमें x जोड़े हैं। उसी तरह से सब में दूसरा वाला में y जोड़ेंगे, यहाँ y स्क्वायर है तो तीसरा वाला में z जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ z स्क्वायर है। तो पहला वाला से तो ये वैल्यू आ गया x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरा वाला से आएगा आपको y प्लस, यानी सीधा आप x प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं। तीसरा वाला से z/x प्लस वाई प्लस जेड आएगा। फिर इसको आप आगे जोड़ेंगे तो एलसीएम x प्लस वाई प्लस जेड रहेगा और ऊपर फिर से बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो दोनों कट के आंसर 1 आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इस सवाल में अगर आपको a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो ये वाला को इसके साथ मिला दीजिए और ये वाला को इसके साथ मिला दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर, इसको खोल के हम यहाँ पर इसको इन दोनों का गुणनफल यहाँ लिख रहे हैं, क्या बनेगा 1 माइनस ए का क्यूब बनेगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस ए का क्यूब और यहाँ पर पहले से दे रखा है 1 प्लस ए की पावर 6। अब इन दोनों में आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए की पावर 6 इन दोनों का गुणनफल और यहाँ पहले से 1 प्लस ए की पावर 6 है। अब इन दोनों में भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, यानी ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का, तो बन जाएगा ए माइनस ए 1 माइनस ए की पावर 12। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा दी गई तालिका के अनुसार कितने प्रतिशत उम्मीदवारों ने सामान्य ज्ञान में 20% से कम अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। देखिए मैक्सिमम मार्क्स कितना है, यहाँ से 0 से 40 और लास्ट है 200, यानी कि इसका 200 में 20% पूछ रहा, तो 200 का 20% कितना होगा, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 40, ठीक है। पूछ रहा है यही कि कितने प्रतिशत उम्मीदवारों ने सामान्य ज्ञान में 40 अंक प्राप्त किए हैं। तो सामान्य ज्ञान कहाँ है, यहाँ पर है, तो 40 से कम का देखना है, यानी यही है 0 से 40 कितना है 2219, यानी 2219 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 20% से कम मार्क्स प्राप्त किए हैं सामान्य ज्ञान में। और टोटल कितना है, इसी पर ना परसेंटेज निकलेगा, टोटल जोड़ना पड़ेगा आपको। 9 5 14 2 16 8 24 6 30 बचा 3 3 5 8 4 12 5 17 17 2 19 19 1 20 बचा 2 8 10 2 12 6 18 18 2 20 बचा 2 2 2 4 2 6 3 9 1 10, यानी 10,000 हो रहा है। गुना 100% आप कर दीजिए, 2 जीरो यहाँ से काट देंगे, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 22.19% जो है इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा तर्क शक्ति के मूल्यांकन हेतु उम्मीदवार को अंग्रेजी में कटअप अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। यदि अंग्रेजी के लिए कटअप अंक 40% है तो तर्क शक्ति के लिए कितनी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए अंग्रेजी के लिए कटअप कितना है 40% और मार्क्स है इसका फुल मार्क्स कितना 200, तो 200 का 40% अगर निकालें तो कितना आएगा ये 80, ठीक है। तो 80 नंबर चाहिए आपको इंग्लिश में, तो इंग्लिश कहाँ है यहाँ पर, अंग्रेजी 80% कहाँ है, देखिए ये 80 तक है ये दोनों, ठीक है। तो इन दोनों का आप हटा दीजिए तो बाकी कितना बचा, 80 से अधिक वाला बचा ये तीनों, तो इन तीनों का जो है योगफल इसका आंसर होगा, क्योंकि ये जो क्वालिफाई करेगा जिसका 40% से अधिक इंग्लिश में होगा उसी का तर्क शक्ति का मूल्यांकन किया जाएगा। तो इंग्लिश में इतना ही है, तो सबको जोड़िए कितना हो रहा है, 3 2 5 1 6000, इधर 5 4 9 2 11, यानी कि 6000 और 1100 7100, तो यहाँ हो गया आपको। उसके बाद आपको 60 10 70 10 80 89 2 91, यानी कि 71 91, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। आगे बढ़ते, इसमें क्या करा, दिए गए सभी विषयों में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है। 80% मतलब क्या, अधिकतम इसका मार्क्स है 200, तो 200 का 80%,
अगर कैलकुलेट करेंगे तो 160 आएगा। तो 160 से अधिक यही वाला कॉलम है, इसमें कितने हैं सबको जोड़ लीजिए। 1 7 8 8 16 6 22 बचा 2 2 9 11 1 12 1 13 5 18 बचा 1 1 2 2 4 2 6 8 14 बचा 1 1 2 यानी 24 82। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है कि यदि प्रत्येक विषय के लिए कट ऑफ अंक 40% है तो कितने उम्मीदवारों ने सभी विषयों में कट ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। देखिए 40% अंक कट ऑफ होना चाहिए। अगर हम लोग 200 का 40% निकालें यानी 200 का 40% तो कितना आएगा 80 आएगा। तो 80 से अधिक जितने भी नंबर वाले हैं सब क्वालिफाई करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ डेटा देखें तो यहाँ 81 से 120 है और इससे ऊपर यहाँ दे रखा है, तो यहाँ 81 से काउंट किया गया है, जबकि यहाँ 80 से ऊपर वाला क्वालिफाई करेगा। और पीछे वाला रो कॉलम में क्या है, यहाँ पर जो है 41 से 80 तक है। यानी कहने का मतलब है कि 80 से ऊपर और 81 के बीच, यानी 80 और 81 के बीच का डेटा यहाँ नहीं दिया है। नहीं दिया तो हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि 80 और 81 के बीच में कितना स्टूडेंट है। बाकी तो पता कर लेंगे, फिर 120 से 121 के बीच में कितना है ये भी नहीं पता कर पाएंगे, फिर 160 से 161 के बीच में भी पता नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से इसको हम लोग निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में जो है आंकड़ों से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।